नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चर्चा में एक विषय है जो कि पूरे भारत की अखंडता और संप्रभुता को हानि पहुंचा रही है। चलिए इस विषय पे चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले न्यूज़ देख ले तो खबर है मुर्शिदाबाद में थम नहीं रही हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला। इलाके में धारा 163 को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। जो वहाँ की स्टेट पुलिस है, जो पश्चिम बंगाल की स्टेट पुलिस है, वह पूरी तरह से विफल रही है और वहाँ जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसको काबू में लाने के लिए बीएसएफ को आना पड़ा है। पूरा का पूरा वहां मोर्चा संभालना पड़ा है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा मुर्शिदाबाद है कहाँ। तो यह है पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है, दोनों का बॉर्डर। अब आपको पता होगा, आपने न्यूज देखा होगा या फिर अगर भारत से रिलेटेड आप न्यूज को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पूरे बांग्लादेश से कई सारे लाखों की संख्या में, लाखों से भी अधिक, लाख से भी अधिक संख्या में वहां से मुसलमानों की, खासकर जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, वहां की जनसंख्या है, वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उनको अलग अलग तरह के जितने भी आइडेंटिफिकेशन के कार्ड्स होते हैं वो निर्गत कराया जाता है, उनको दिया जाता है और उनको अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों का वोट पूरी तरह से ममता बनर्जी, वहां की सीएम है, उनको जाता है। और इसी बीच यहाँ सीएम ममता बनर्जी ने जो हाल ही में बिल आया जिसका नाम था उम्मीद, आप लोगों को हमने डिस्कस भी करा हुआ है। उम्मीद जो 2025 का बिल है, जिसको वक्फ संशोधन बिल भी कहते हैं, इसके विरोध में जो यहाँ सारा का सारा विरोध हो रहा था, इसमें उन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूं तब तक यहाँ वक्फ कानून लागू नहीं हो सकता। और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि वह वक्फ कानून को लागू करा ले। और इस कारण जब किसी राज्य के सीएम का ही सीधे निर्देश हो कि यहाँ की जो जनता है वो वक्फ कानून को नहीं मानेगी, तो वहां की जो जनता होगी वो तो पूरे खुलेआम अपना जो हिंसा है उसको भड़काएगी, उसको आगे लेकर जाएगी। गांव गांव से, अनेक कई गांवों से यहाँ टेम्पू में, ऑटो में, अलग अलग तरह की गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर करके मुसलमान लोग हिंदू जो क्षेत्र हैं वहां पहुंच रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। कई लोगों की पे हमला भी हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं और यहाँ तक कि एक पिता और पुत्र को तो मार डाला गया, उनको काट दिया गया। और फिर भी लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ भी स्टेप नहीं लिया गया है, क्योंकि वहां पे जो सरकार है उनका पूरी तरह से समर्थन है। पुलिस को मना किया हुआ है कि किसी तरह से आप स्टेप नहीं लीजिएगा। स्थिति इतनी भड़क गई, इतनी ज्यादा हिंसक हो गई कि वहां जो भाजपा के, जो विपक्ष में भाजपा के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा यह कहना पड़ा और उनके आग्रह पर बीएसएफ ने पूरी तरह से यहाँ पे अपना पहरा लगाया है और अभी कंट्रोल करने की ओर चल रहे हैं। तो न्यूज देख लेते हैं। न्यूज को जरा एक बार तहकीकात करेंगे तो बंगाल में कब से हिंसा शुरू हुई है आपको पता होगा कि वक्फ संशोधन कानून 2025 पहले लोकसभा से पारित किया गया, फिर राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसको एक्ट बना दिया गया, जो कि एक कानून बन गया। लेकिन सीएम, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट है, वैसे ही पश्चिम बंगाल भी पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट ही है। मैं मुसलमानों के समर्थन में हूं, मैं यहाँ वक्फ का कानून नहीं लागू होने दूंगी, भले ही वह भारत की संसद से ही क्यों न पारित हुआ। मैं संसद को नहीं मानती हूँ, मैं संविधान को नहीं मानती हूँ, किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस तरह के पद को, जो कोर्ट का पद है, इस पद को नहीं मानती हूँ, ऐसा उनका सीधे कहना है। क्योंकि इसी तरह से हिंसा को भड़काया जा रहा है। उनका पूरा का पूरा वोट बैंक मुसलमानों पे केंद्रित है। वो जानती हैं कि कैसे मुसलमानों को बरगलाया जाए, कैसे उनको भड़का करके उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। और इसी के लिए उन्होंने पूरा का पूरा समर्थन मुसलमानों को किया है और कहा है कि यह जो भी कानून आ रहा है इससे मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। हमारे राज्य में तो यह लागू नहीं होने जा रहा है। इससे उनको बल मिला और उन्होंने इस जो प्रदर्शन था, जो विरोध था, उसमें हिंसा को स्टार्ट कर दिया। और यह हिंसा हुई है 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल में मुर्शिदाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब मुर्शिदाबाद के इलाका के बारे में आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि यह मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और दूसरे तरफ बांग्लादेश, तो दोनों के बॉर्डर पे मिलता है। अगर दोनों के बॉर्डर पे मिल रहा है, आपको पता होगा बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, जो वहां के यूनुस है वो आए हैं, उसी समय से पूरी तरह से बांग्लादेश में आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो शरीर में बम बांध के कभी भी ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी भी किसी भी जगह पे क्या करते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं, उस तरह की हिंसा करते हैं, वैसे लोग एक्टिवेट हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान से पूरी तरह से क्या है, फंडेड है। और वहां से बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग
जो है पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उन्हें अलग अलग तरह के जो आइडेंटिफिकेशन के कार्ड्स हैं वो मुहैया कराए जाते हैं, और उसके बाद में उनको अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है हिंसा में भी। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो एक तरह का कल्चर है। अगर आप लोगों ने वहां की राजनीति को अच्छे से समझा हो तो पश्चिम बंगाल की हालत कश्मीर से भी बदतर है। इसको मैं बदतर इस कारण कह रहा हूं क्योंकि कश्मीर में आपको यह जानकारी आपको है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश का जो सरकार है, जो वहां की सरकार है, कई वर्षों से ममता बनर्जी वहां की सरकार में है, और वो अपने खुद के फायदे के लिए, खुद राजनीतिक फायदे के लिए वहां जो भी बंगाली जो बांग्लादेश के घुसपैठी आते हैं उनको वो अपना कार्ड मुहैया कराती हैं और उनको वहां की सिटीजनशिप देती हैं, वहां के राज्य की नागरिकता प्रदान करती है। तो ये सारा का सारा मामला उसी समय से उठा। उसके बाद 9 से 10 अप्रैल को भी यहाँ पे घटना हुई है, 11 अप्रैल को भी घटना हुई है, और वहां से भर भर के बहुत सारे जो ये मिलिटेंट्स हैं, उनको स्लीपर सेल बोलिए, एक तरह से ऐसा बोलिए कि आतंकवाद का ही वह दूसरा नाम है। उस तरह के आतंकवादी पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं। ठीक है। अभी जब उसके बाद से कार्रवाई की गई, आज के तारीख में 12 तारीख में यहाँ पर क्या किया गया है, 110 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी हुई है बीएसएफ के द्वारा, वहां के पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मनाही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो राजनीति है, ये राजनीति में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, दैनिक जागरण जो अखबार है उसके संपादकीय में यह पूरा का पूरा आया हुआ है। ठीक है। तो यह दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, और वहां पे यह पाया गया कि जानबूझकर राजनीतिक दल जो है मुसलमान समाज को जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं, और जो भी अराजकता है, जो वहां हिंसा है, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि बहुत ज्यादा हिंसा हो, जिससे कि क्या हो, पूरे राष्ट्र में ये एक तरह से अराजकता फैल जाए और पूरे राष्ट्र में क्या हो जाए, शांति व्यवस्था खत्म हो जाए, संप्रभुता खत्म हो जाए। आप इसको एक तरह से समझिए कि जब से भारत आजाद हुआ उसी समय से एक अगर बीच में हमारा प्यारा देश भारत बना, तो इसके दो किनारे पे दो इस्लामिक स्टेट बने हैं। ध्यान रखिएगा, दो इस्लामिक स्टेट बने हैं, दोनों का नाम पाकिस्तान था। दोनों का नाम पाकिस्तान था, बाद में इसका नाम बांग्लादेश भले ही हो गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था वो पाकिस्तान ही था। धर्म के नाम पे ही पूरे के पूरे देश को बांटा गया था। अगर धर्म के नाम पे बांटा गया, और फिर इसी पाकिस्तान की, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसका जो नजदीकी हिस्सा है, जिसको हम बंगाल कहते थे, अगर यहाँ पे भी इस यहीं के लोग आएंगे, तो ये पूरा का पूरा बंगाल को भी अगर कहा जाए तो यह पाकिस्तान से ही पूरी तरह से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वहीं के लोग वहां बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, वहां के हिंदुओं का सफाया हो रहा है। कई तरह की ऐसी घटनाएं होती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां के सरकारी स्कूलों की बहाली में फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए थे, तो उन सभी की नियुक्तियों को रद्द किया गया था। तो उसी समय से यह पूरी की पूरी हिंसा को प्लानिंग किया जा रहा था, इसको भड़काने का। और फिर उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी को यहाँ पे मौका मिला, उन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे हिंसा को भड़का दिया है अपने बयान से, और जानबूझ करके एक धर्म, एक जो संप्रदाय है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जो कि पूरे भारत के संप्रभुता और अखंडता के लिए सही नहीं है। अब अगर न्यूज में देख ले तो इससे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। तो ये पूरा का पूरा हुआ है वक्फ वक्फ के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 570 ईसा पूर्व में जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनके द्वारा 600 पेड़ों के एक बाग को गरीब लोगों के लिए दिया गया था, ताकि उससे क्या हो सके, मदद हो सके। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1206 से लेकर के 1526 तक भी ऐसा कहा गया है, एक दो किताब के अंदर, भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1967 की जो 68 की किताब है, इसके अंदर कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के समय भी वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था थी, यहाँ संस्था थी। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ जो मेन जो पॉइंट है वो यह है कि ब्रिटिश राज में लंदन की प्रीवी काउंसिल ने के 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया था। वहां पे इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे देखा गया कि भारत के विभाजन में मुसलमानों को भी एक तरह से यहाँ रोल दिया जा सकता है, मुस्लिम लीग को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है, भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े धर्म के आधार पर किए जा सकते थे, तो फिर बाद में उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे द मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 को भी बनाया गया, जिससे कि पुराने फैसले को पलटा जा सके। और उसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ तो 1954 में यहाँ वक्फ एक्ट बनाया गया है नेहरू जी के सरकार के द्वारा, और उसके बाद 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई है। फिर बाद में यहाँ जाके 2013 में यहाँ बहुत ही ज्यादा अलग तरह से यहाँ पे कानून में चेंज किया गया है। एक और यहाँ फैक्ट आप लोगों के साथ बताता चलूं कि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं
जो कि इस्लामिक देश हैं, लेकिन वहां पे वक्फ बोर्ड काम नहीं करता है। जैसे कि तुर्की, जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बताता है, तुर्की हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ट्यूनीशिया जैसे कई देश हैं जहां पे वक्फ बोर्ड जैसी कोई भी संस्था कार्य नहीं करती है। अगर इतिहास के बारे में देखा जाए तो इतिहास में हमने जो चर्चा की उससे आगे बढ़ाते हैं। 1954 में जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने वक्फ अधिनियम को पारित किया और इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना की। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगला जो डेवलपमेंट हुआ 1995 में हुआ है, जिसमें कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की गठन की अनुमति दे दी गई है कि हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना वक्फ बोर्ड होगा और वही क्या करेगा, हर तरह के इस तरह के मामले को डील करेगा। फिर उसके बाद 2013 में यहाँ पे यूपीए की सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने 1995 वाले मूल वक्फ बोर्ड थी उसके शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और बहुत सारी शक्तियां जो है वक्फ बोर्ड को दे दी। एक तरह से समझिए कि राजनीति के लिए, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ताकि 2014 के चुनाव में उनको मुसलमानों का वोट मिल सके, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत सारा पावर दे दिया है। और ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि वक्फ बोर्ड की जो असली कमाई है, इसकी असली जो मलाई है, यह हम मुसलमान के जो बड़े नेता लोग हैं वही खाते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो वक्फ संपत्ति पे, जो बड़े बहुत सारी लैंड होती है उस पे बहुत बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, मॉल बनाते हैं और उससे किराया आता है 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया सालाना। सालाना मात्र 20 रुपया किराया आता है पूरे 10 मंजिले, 5 मंजिले बड़े अपार्टमेंट और मॉल से। ऐसा दिखाया जाता है। क्यों? इस पे भी फैक्ट है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत डाटा है। यहाँ देख सकते हैं वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो पूरे सालाना एक साल में मात्र 200 करोड़ है। मात्र 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देती है, जबकि भारत के कई ऐसे सिर्फ एक एक मंदिर हैं जो साल भर में 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू देती हैं और वो सरकार के नियंत्रण में है। यह चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदू के जितने भी मंदिर हैं वह सरकार के नियंत्रण में है, जो भी हिंदू संप्रदाय के मंदिर है। लेकिन वक्फ बोर्ड है जो मुसलमान का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है इसके पास। जो जमीन है, इतनी सारी जमीन है, 9.4 लाख एकड़ जमीन। लगभग 16,000 यहाँ पे चल संपत्ति है और 8,72,000 के आसपास अचल संपत्ति है। जबकि सालाना रेवेन्यू इसका मात्र 200 करोड़ रुपया ही है। बहुत सारे यहाँ केसेस भी पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे केस सुनने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। इनका वक्फ का एक ट्रिब्यूनल होता है और उस ट्रिब्यूनल में ही उन्हीं के द्वारा तय किया जाता है कि आपके केस को सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, क्या आगे डिस्कशन होगा, उस पे क्या आगे पूरा का पूरा निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, आखिर यह वक्फ बिल जो है इसमें क्या बदलाव किया गया। तो इसमें बदलाव यह किया गया है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही, ट्रिब्यूनल होता है प्राधिकरण, जहां आप लोग जैसे एक कोर्ट होता है उसी तरह से यह भी कोर्ट होता है। लेकिन कोर्ट में बहुत सारा डिसीजन, बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं, इस कारण ट्रिब्यूनल एक अलग प्राधिकरण बनाया जाता है, जिसमें आप लोग उसी जिस विषय के बारे में वह ट्रिब्यूनल है, उस विषय से रिलेटेड जो भी घटना है, जो भी आपके पास केस है, उसको लेकर के जा सकते हैं और वहां जो लोग हैं वो उनकी सुनवाई करेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ यहाँ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते थे, अब नए कानून के अनुसार आप ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप रेवेन्यू कोर्ट, जो कि कोर्ट है, कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी कहीं भी जा सकते हैं। पहले के नियम के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल जो था, जो प्राधिकरण था, उसके सदस्य जो पूरी तरह से सब के सब मुसलमान होते थे, जो इस्लामिक समुदाय के होते थे, उन लोगों के हाथ में पूरी तरह से गेंद होता था। अगर वो बोल दिए कि हाँ इसका फैसला ये आ गया, उसी को आखिरी फैसला माना जाता था, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसके बारे में कहीं आप अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया कानून है आया है, इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अपील लेकर के जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस्लामिक काम के लिए यहाँ पे जो भी जमीन दी जाती है, मस्जिद हो या कोई और हो, वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए कानून के अनुसार आपको ध्यान रखना होगा कि दान की हुई संपत्ति को ही वक्फ किया जा सकता है, और दान भी आपको अपनी संपत्ति को करना है। ऐसा नहीं कि आप एक सुबह उठे और उठ करके आपने बोला कि यह पूरा का पूरा शहर मैं आज वक्फ करता हूं, यह मैंने दान कर दिया। दान करने के लिए आपकी अपनी संपत्ति होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्री का पेपर आपके पास होना चाहिए, उस जमीन से जुड़े हुए, उस संपत्ति से जुड़े हुए हर एक अधिकार आपके पास होने चाहिए, और उसका पूरे के पूरे जो भी इसका जितना भी आपका कागज होगा, जो भी आपका संपत्ति होगा, उसका ब्यौरा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो वहां पे जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, उसके द्वारा उसके ऑफिस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस सब कारणों से यहाँ पे एक और
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को सख्त हिदायत है, महिला उसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं की जो स्थिति है उसको बहुत ही नीचा माना जाता है, महिलाओं को कोई भी हक नहीं होता। ठीक है, इस कारण यहाँ पे महिलाओं को यहाँ बहुत नीचे रखा गया है कि महिला यहाँ पे इंटरवेन नहीं कर सकती है, महिलाओं का अधिकार क्षेत्र नहीं है, उनके लिए घर ही है, बाहर यह ट्रिब्यूनल में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे जो नया कानून है इसमें दो महिला और अन्य धर्म के भी सदस्यों को जगह दी गई है, और यही विवाद की वजह बनी है। यह पूरा का पूरा विवाद का वजह ही क्या है कि बोर्ड में दो गैर मुस्लिम यहाँ पे सदस्य लाए गए हैं, जो कि किसी न किसी तरह से जो धर्म से जो भी जुड़े हुए मुद्दे होंगे उनके जानकार होंगे। ये और फिर महिलाओं को भी यहाँ महिला सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, उनका ऐसा मानना है कि अगर महिलाएं आएंगी तो बहुत सारे नियम कानून उनके हिसाब से जो आज तक चल रहे थे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रिब्यूनल में यहाँ पे जो भी आप रजिस्ट्री करते हैं उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जो डीएम ऑफिस है वहां जा करके आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। उसके बाद हाई कोर्ट वाले बात पे हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया। अगला जो है, जब भी आप कोई संपत्ति को दान में करते हैं तो उस संपत्ति पे आपका अधिकार होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा बोर्ड काम कैसे करता है, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि पूरा बोर्ड कैसे काम करता है, तो जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा का दान करता है तो उसका देख रेख, जैसे मेरी को संपत्ति है मैंने उसे वक्फ कर दिया, तो उसके देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, कुछ लोग उसमें सदस्य होते हैं जो देखते हैं कि ये जो संपत्ति आई है इसका अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आपदा है, गरीब कल्याण है, वह अच्छे से हो रहा है, उस जनहित के कार्य में इसका खर्च होना चाहिए, जो भी इसके पैसे। अभी अगर देश में देखा जाए तो 30 वक्फ बोर्ड है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के, और लगभग लगभग 8,70,000 यहाँ संपत्तियां हैं जो कि अचल है। उसके बाद 12,000 के आसपास यहाँ पे चल संपत्ति थी जो हमने पीछे डिस्कस किया, और 9,40 लाख एकड़ जमीन यहाँ पे वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास इतना जमीन है। अगर इसके बिल के बारे में हमने बात किया हुआ है पहले भी, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। 2025, ठीक है, तो यह यहाँ पे 8 अगस्त को यहाँ सबसे पहले यह बिल लाया गया था, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हंगामा हो गया, जिसके कारण इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी क्या होता है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट से जो भी यहाँ ज्वाइंट पूरा कमेटी बनता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इसमें होते हैं। 31 सदस्य की यहाँ 9 अगस्त 2024 को कमेटी बनाई गई थी। लगभग लगभग 34 से भी अधिक यहाँ बैठक हुई है, 2024 से लेकर के जनवरी 2025 में। और उसके बाद 655 पेज की रिपोर्ट यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ओम बिरला जी को यहाँ सौंपी गई। बाद में इसको फिर 28 मार्च 2025 को अमित शाह ने घोषणा किया कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल को यहाँ पे इसमें बिल है इसको लाने की बात की गई है, और 2 अप्रैल को लोकसभा में तैयारी करनी। ठीक है, उसके बाद 2 अप्रैल के बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पे लोकसभा में पारित किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाया गया है राज्यसभा में भी इसको पारित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ। नंबर गेम का थोड़ा सा चांस था, नंबर गेम भी इसमें बहुत मैटर करता है। लोकसभा में भाजपा के पास 294 से के आसपास यहाँ पे सीटें थी, और इसके लिए आपको देखिए दो दो पार्टी जो है, टीडीपी जो कि वहाँ टीडीपी और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और यहाँ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन दोनों का भी यहाँ पे समर्थन चाहिए था। ठीक है, कांग्रेस के पास भी 234 के आसपास थी, लेकिन इसमें इन्होंने पास करा लिया, क्योंकि इनके पास बहुमत है। अगर बहुमत रहेगा तो यहाँ कानून को तो पास करा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस कानून का नाम यहाँ पे 1995 का, माफ कीजिएगा, 1995 का जो कानून था उसको नाम बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद यहाँ एक्ट का नाम रखा गया था। ठीक है, यहाँ 3 अप्रैल को यहाँ पे रात 2 बजे तक यहाँ बहस हुआ था। उसके बाद 288 पक्ष में और 232 यहाँ विपक्ष में, इस तरह से लोकसभा से पारित किया गया। उसके बाद जब राज्यसभा में गया गया तो राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 यहाँ विपक्ष में वोट पड़े, और उसके बाद राज्यसभा से भी इसको, जो राज्यसभा है उसके द्वारा भी इसको पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद से ही, जब से यह पारित किया गया, तब से अलग अलग राज्य में जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो इसका विरोध कर रही थी, जो नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई बिल आए जिससे कि उनका जो मुसलमान का वोट बैंक है वह किसी तरह से संकट में पड़े, उन लोगों ने एक तरह से पूरे के पूरे इस रूपरेखा को यहाँ
स्टार्ट करा है और वहीं से हिंसा को भड़काया गया है पूरी तरह से। 8 अप्रैल से ही यहाँ पे मुर्शिदाबाद जिला जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश से सटा हुआ, वहां से बांग्लादेश के बहुत सारे मिलिटेंट और स्लीपर सेल्स वैसे होते हैं जो आम नागरिक की तरह रहते हैं, लेकिन उन डायरेक्ट आईएसआई या बड़े आतंकवादी संगठन के संपर्क में रहते हैं। कभी भी उनके पास से कॉल आया तो वह खुद के अपने धर्म के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई फिल्म मूवीज में देखा होगा कि बम ले जा करके कहीं पे फेंक दिया, किसी को उड़ा दिया, तो इस तरह के धमाके करने के लिए भी वो लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एनएच को यहाँ जाम किया गया और उसके बाद फिर एनएच को जाम करके अगल बगल के जितने भी गांव थे वहां से हजारों की संख्या में मुसलमानों के द्वारा शहर में और जो भी हिंदू के क्षेत्र है वहां पे जाया गया, वहां पे डराया गया, धमकाया गया, पिता और पुत्र को काट करके मार दिया गया। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई। पुलिस प्रशासन वहां यह सब कंट्रोल करने में नाकाम रही। बाद में बीएसएफ को वहां पे इंटरवीन करना पड़ा और इन लोगों को बचाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर हर बार यहाँ केंद्र सरकार फेल क्यों हो जा रही है? आखिर केंद्र सरकार कब तक यह इस तरह का रवैया रखेगी कि कोई भी नियम कानून आता है तो ममता बनर्जी कहेंगे कि मैं यह नहीं मानती हूँ। अगर कोई एक राज्य के अधिकार क्षेत्र इतने ज्यादा होंगे तो दूसरे राज्य भी कहेंगे कि हमें भी इतना अधिकार चाहिए। फिर तो केंद्र और जो हमारा फंडामेंटल जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक ढांचा है, वही खत्म हो जाएगा। एक तरह से समझिए तो पूरे के पूरे संविधान की ही अवहेलना है। एक इंडिया ब्लॉक, उसके कई नेता हैं जो कि संविधान को लेकर के बार बार हवा में लहराते हैं, संविधान दिखाते हैं, संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के बारे में बात करते हैं। उन लोगों के द्वारा संविधान की जो ए, रूपरेखा है उसी को किस तरह से यहाँ पे डिफॉर्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उस पे भी यहाँ थोड़ा चर्चा होना चाहिए और उन लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों से जो सवाल मेरा है कि आखिर केंद्र सरकार कब तक इस तरह से किसी एक राज्य सरकार के आगे घुटना टेकते रहेगी? क्योंकि इस पूरे व्यवस्था में देखिए हो क्या रहा है, मुसलमान जो भाई बहन है वो लोगों का भी समय और उनकी ऊर्जा जो है वह क्या हो रही है, हानि हो रहा है, उसको क्षति पहुंच रहा है। और जो हिंदू लोग हैं उनकी भी ऊर्जा और जो उनका समय है, जो उनका टाइम है, उसको भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि पहुंच रहा है। तो इस चीज को समझना होगा कि हम लोग पूरे देश में एक यूनिट है। अगर आप एक यूनिट की तरह नहीं रहिएगा, एक दूसरे के साथ ही हमेशा लड़ते झगड़ते रहिएगा, अगल बगल के देश जो कि भारत के दुश्मन ही है, जो भारत के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, वो इसका गलत फायदा उठाने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। तो इसी सवाल के साथ केंद्र सरकार इसका जवाब पता नहीं कब दे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि शायद जल्द ही दे, कि किसी भी राज्य को कितनी स्वतंत्रता है और किसी भी संघ को अगर कानून बनाने का अधिकार है तो उसे लागू कराने का अधिकार है कि नहीं, क्या वह लागू कराने के लिए सक्षम है कि नहीं, या फिर वह एक कानून बना दिया और जिस राज्य में उसकी सरकार है वहां लागू कराए और जहां राज्य में सरकार नहीं है वहां इसको लागू नहीं करा पाया। तो क्या यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि नहीं? इसी सवाल के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप लोग भी इसमें कमेंट अपना छोड़िएगा, आपका जो विचार होगा उसको यहाँ पे डालिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।